वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है सारणी, जिसको अंग्रेजी में डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। तो इस सारणी का जो कॉन्सेप्ट होता है ये कुछ आव्यूह से रिलेटेड होता है, जो आव्यूह आपने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको आव्यूह आता है तो सारणी कर सकते हो। देखो, सारणी का कंसेप्ट कहाँ से शुरू होता है। सारणी का कंसेप्ट जो शुरू होता है, सबसे पहले लेते हैं दो चर वाली रेखीय समीकरण। और वो रेखीय समीकरण किस टाइप से लेते हैं, आइए देखते हैं। दो चर वाली घातीय रेखीय कह सकते हैं, एक घातीय समीकरण a1 x b1 y बराबर 0, a2 x b2 y बराबर 0। मैं इसका प्रतिस्थापन कर देता हूँ। a1 x बराबर कितना हो जाएगा, b1 y। प्रतिस्थापन करने पर a1 x बराबर माइनस b1 y, y अपॉन x कितना हो जाएगा, इसको मैं x को उधर ट्रांसफर कर दूं और b1 को इसके नीचे ट्रांसफर कर दूं, y अपॉन x किया जाएगा। अब इसी प्रकार इसमें इस x को मैं y के नीचे ट्रांसफर कर दूं, माइनस b2 को x के नीचे ट्रांसफर कर दूं। दोनों का माइनस देखो, माइनस है बराबर y अपॉन x को हमने बराबर रख दिया। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2। देखो मैंने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई की इसमें से, तो a1 b2 माइनस b1 a2 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। और इसको हमने इस प्रतीक से दिखाया a1 b1 a2 b2, और ये क्या आएगा, इसमें मान के मोड का। तो देखो a1 a2 माइनस निकलेंगे, देखो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अप टू डाउन और डाउन टू अप। तो ये तो पॉजिटिव आएगा, ये नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इससे आगे देखते हैं स्टूडेंट्स हम। देखो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसी क्रम में हम। अब यदि अभी तक हमने ये पढ़ा था a1 b1 a2 b2, हमने क्या करा, इसको इसमें मल्टीप्लाई की, इसकी इसमें मल्टीप्लाई की। जब अप से डाउन करते हैं तो पॉजिटिव a1 b2 माइनस, और डाउन से अप करते हैं तो नेगेटिव a2 माइनस b1। ये इसका हमने प्रसार किया, तो कहते हैं प्रसार, एक्सपेंड, अंग्रेजी में से एक्सपेंड कहते हैं। अब इसके बाद इसी क्रम में देखो उनका साइन क्या होता है। साइन जो होता है ऐसे होता है, जैसे कि जो होता है -1 की पावर i प्लस जे होता है साइन i प्लस जे। और मैं इसको कहूं तो मैं यदि a1 लेता हूं, यहाँ पर a1, तो a1 मुझे लिखना है a1 जिस रो में, ये रो हो गई या पंक्ति, जिस पंक्ति में ये a1 है और जिस स्तंभ में a1 है, स्तंभ जिसे हम कॉलम कहते हैं सी, उस स्तंभ को छोड़ दूंगा मैं और उस कॉलम को छोड़ दूंगा। तो क्या बचता है मेरे पास, b2 c2 c2, फिर बचता है b3 c3। उसके बाद प्लस लगा देंगे हम। देखो i j का मतलब होता है ये अरेबिन है, पहली पंक्ति का और पहले कॉलम का एलिमेंट है 1 + 1। इसी प्रकार माइनस पहली पंक्ति के दूसरे कॉलम का एलिमेंट है तो -1 + 2। अब इसका नंबर आता है b1 का। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान से देखना है। तो मुझे क्या करना है इसमें, अब b1 है, अब मैं इस पंक्ति को छोड़ दूं जिसमें b1 है और उस स्तंभ को छोड़ दूं, तो मैं इसे छोड़ दूं
और इसे छोड़ दूं, तो मेरे पास क्या बचता है A2C2, फिर मेरे पास बचता है A3C3। आफ्टर दिस प्लस पहली पंक्ति का कॉलम है C1, ये क्या है हमारा B1, फिर इसके बाद आता है हमारा C1। तो C1 की क्या खास बात है, पहली पंक्ति का कॉलम है तो -1 की पावर 1, तीसरे स्तंभ का कॉलम है तो +3। अब मुझे क्या करना है, इस तो पंक्ति को छोड़ देना है, इसमें C1 है और उस स्तंभ को छोड़ देना है, तो मेरे पास बचता है A2B2, फिर आता है A3B3। अब मुझे क्या करना है, देखो -1 की पावर 2 हो जाएगी, तो रूल होता है यदि -1 की पावर यदि सम है तो 1 और -1 की पावर विषम है तो -1। सम आप जानते होंगे, जिनके लास्ट में 2 4 6 होता है, 0 2 4 6 8 ये, और विषम इनके लास्ट में 1 होता है, 3 होता है, 5 7 और 9। देखो 2 है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव हम शो नहीं करेंगे, A1 आ जाएगा, और इसको मैं कैसे लिखूंगा, B2 - C2, इसको लिखूंगा B2 - C3, और अप से डाउन करेंगे, डाउन से अप करेंगे तो नेगेटिव B3C2, फिर ये जाएगा -1 की पावर कितना जाएगा 3, और 3 ओड होने के कारण इसकी वैल्यू माइनस प्लस माइनस B1। अब कितना जाएगा, ये अप डाउन, अप टू डाउन पॉजिटिव A2C3 -A3C2। इसी प्रकार सिमिलरली -1 की पावर 4 है, देखो बार बार नहीं बताया जाएगा, शुरुआत में बताया जा रहा है, फिर तो आगे डायरेक्ट बताया जाएगा, इसका साइन ध्यान रखना है। देखो -1 की पावर 4 है तो +1 आएगा, प्लस नहीं करते तो C1 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो A2B3 -A3B2, ये होगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारा प्रसार है, तो सारणी का ये मान आ गया। तो देखो उनके सिंबल यदि हम याद रखें, देखो प्लस माइनस प्लस, फिर कितना होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ये इसके साइन होते हैं, आपको नोट करने हैं। आगे को देखो इन छोटी छोटी बातों को इसमें नहीं बताया जाएगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन है आगे, तो हम नए उसके कंसेप्ट जैसे जैसे हमारा टॉपिक बढ़ेगा उस टॉपिक में हम ज़्यादा ध्यान देंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक इसके पॉइंट हैं वो मैं से बता रहा हूँ, आप लोगों को ढंग से देखना है और नोट कर लेना। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। आइए स्टूडेंट सब आगे देखते हैं हम। यदि किसी सारणी की किन्हीं 2 पंक्तियों अथवा किन्हीं 2 स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो उस सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता है। मानो हमारे पास कोई सारणी है डेल्टा, हमने लिखा A1, मॉड का सिंबल लगाएंगे A1 B1 C1, लिखा A2 B2 C2, लिखा A3 B3 और C2। अब हमें क्या करना, 2 स्तंभों को बदलना है। सपोज करो मैं इसमें क्या कर दूं, R1 और R2 को मैं आपस में चेंज कर दूं, नई सारणी का मान जो होता है उस सारणी का चिन्ह बदल जाता है। उस सारणी का जो चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस आ जाएगा, डेल 1 बराबर आ जाएगा इसमें माइनस, जैसे A1 A2 B2 और C2, A1 B1 और C1, A3 B3 और C3। आगे देखो रूल नंबर 1, ये वेरी इंपोर्टेंट है। RC का मतलब है कि सभी पंक्तियों और सभी स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए। यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में आपस में बदल दिया जाए, पंक्तियों स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो उस सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है।
तो सारणी का मान परिवर्तित रहता है, तो डेल्टा 1 बराबर डेल्टा ही रहेगा इसमें। जो हमने फर्स्ट ऑपरेशन किया है और फर्स्ट ऑपरेशन करने से जो डेल्टा बनाया है वो डेल्टा ही रहेगा। तो फिर रूल नंबर 3 देखते हैं। यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभ परस्पर सर्वसम है तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। मानो कोई भी सारणी के हमारा ये है A1 B1 और C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3, तो सारणी का मान कब शून्य हो जाएगा, जब दो स्तंभ बराबर होंगे। इसका मतलब मैं इसको A2 लिख दूं, A2 B2 और C2। या एक काम करें, हम इसको 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 लिखते हैं, 1 1 1। तो इसको हम B2 C2 ना लिख के हम 1 लिख सकते हैं, 1 1 1। या इसको मैं B2 C2 लिख सकूँ तब इसको भी A2 B2 C2 तो भी बराबर। तो इसमें हम लिखेंगे चूंकि क्या है R1 बराबर R2 पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति के बराबर है, इसलिए सारणी का जो मान हो क्या हो जाएगा, इस सारणी का मान 0 हो जाएगा। तो अगले नियम पर चलते हैं, नियम नंबर 4 पर। अब देखते हैं तो अगली प्रॉपर्टी है, गुण कितना है, ये गुण हमारा 4 है। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अक्षर k से गुणा कर दिया जाए तो नए सारणी का मान मूल सारणी के मान का k गुना हो जाता है। जैसे कि हमने कोई सारणी माना है डेल्टा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये सारणी है। अब मैं सारणी की किसी एक पंक्ति को लूं या किसी एक स्तंभ में k की गुणा कर दूं तो सारणी का मान k गुना हो जाता है। यदि मैं k गुना करूंगा तो अब मैं k की गुणा इन तीनों पंक्तियों में से किसी एक पंक्ति में कर सकता हूं, या तीनों स्तंभों में से मैं किसी एक स्तंभ में, तीनों में से किसी एक स्तंभ में गुणा कर सकता हूं, या इन तीनों पंक्तियों में से किसी एक पंक्ति में गुणा कर सकता हूं। तो क्या लिख सकते हैं, k A1 k B1 k C1, बाकी एज रहेगा A2 B2 C2 A3 B3 और C3, बाकी जो हमारा एज रहेगा यहाँ पर। ये ध्यान देने की बात है। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, k डेल्टा 1 बराबर हो जाएगा k डेल्टा, मतलब पहले सारणी का k गुना हो जाता है। डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा k1 डेल्टा 1, ये हो जाएगा। गुण नंबर 5 चलेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट्स। गुण इस प्रॉपर्टी नंबर 5, यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योग है तो सारणी को उसी क्रम के दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उसी क्रम के, इसका क्रम कितना है, 3 गुणा 3, इसी में व्यक्त किया जा सकता है। देखो A1 A2 A3, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ऐसे। अब इसको दो सारणियों के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अब ये A1 A2 B C3 की तरह दूसरे सारणी में हम क्या ले सकते हैं, X Y Z योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, X Y और Z। तो देखो इसको हम इस एक्स वाई जेड को कितना दूसरे सारणी का क्या ले सकते हैं, पहला कॉलम ले सकते हैं C1।
तो एक्स वाई जेड हो गया ये। फिर आगे क्या जाना, B1 B2 B3, B1 B2 और B3, फिर आ रहा C1 C2 और C3। इस तरीका से इनको यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ दो पदों के योग के रूप में है, दो या दो से अधिक पदों का योग है, तो उस सारणी को दो या दो से अधिक पदों उसी क्रम की सारणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इस योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो उसको थोड़ा और बढ़ाते हैं हम। तो हमने मानिए A1 A2 और A3 उन्होंने जोड़ी दिया क्या, X Y और Z। अगले में और जोड़ लें हम B1 B2 में B1 B2 और B3। उसमें क्या जोड़ लेते हैं हम, इसमें U V W जोड़ लें, U V और W, और वो जाएगा फिर C1 C2 और C3। तो देखो दो सारणी तो इससे बनेंगे, दो इससे बनेंगे, तो कितने सारणी आ जाएंगे, टोटल 4 आ जाएंगे। 4 सारणियों के योग के रूप में इसे व्यक्त किया जा सकता है। जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 फिर प्लस X Y Z B1 B2 B3 C1 C2 C3 फिर प्लस, फिर क्या करें इसमें हम, अब क्या लेना है हमें इसमें, अब लेना है हमें इसके साथ एक्स वाई जेड तो हो गया। अब इसका नंबर है A1 A2 A3 देखो स्टूडेंट्स, हमने इसको कैसे रूपांतरित करेंगे इसको हम इसमें, तो पहले तो हम क्या करेंगे A1 A2 A3 और ये एज इट इज रहेगा, ये वाला जो पोर्शन है ये एज इट इज रहेगा, B1 B2 B3 U V W C1 C2 C3। फिर इसके साथ क्या जाएगा एक्स वाई जेड, क्योंकि दो कॉलमों में विभाजित हो जाएगा ये, या दो स्तंभों में विभाजित हो जाएगा, क्योंकि एक स्तंभ दो अवयवों का योग है, इनको हम सेपरेटली कर सकते हैं एक्स वाई जेड, फिर ये एज इट इज रहेगा। अब देखो इससे दो आव्यूह, इस आव्यूह को दो आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इस आव्यूहों को भी दो आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो क्या करेंगे, एक बार A1 A2 A3 लेंगे, B1 B2 B3 लेंगे और C1 C2 C3, फिर अगली बार प्लस लगा के A1 A2 A3, फिर U V B1 B2 B3 को छोड़ देंगे, U V W C1 C2 C3, तो दो हो गए। इसी प्रकार एक्स वाई जेड B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, अब U V W ले लेंगे, एक्स वाई जेड U V W और C1 C2 C3। देखो यही हमने यहाँ पे करा है, आप ध्यान से देख लो इसे। देखो दो हो गया, एक तो इसको हो गया, एक ये हो गया दो, और एक ये हो गया तीन, और ये हो गया चार। देखो U V W एक बार यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और एक बार देखो U V W यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये देखो ये तो सेम है, ये इसमें एक बार एक्स वाई जेड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और एक बार एक्स वाई जेड इसमें यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो देखो स्टूडेंट्स, इस नियम को आपकी भली भांति समझ में आ गया, मैं आशा करता हूँ आ गया होगा। अब देखो अगला नियम देखते हैं हम। देखो नंबर 6, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अचर से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति अथवा किसी अन्य स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़
या घटा दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे आई वी पंक्ति है तो आई वी पंक्ति में मैं के से गुणा करके जे वी पंक्ति को उसमें जोड़ दूँ, मतलब जे वी पंक्ति के प्रत्येक एलिमेंट को मैं के से गुणा करके जोड़ सकता हूँ। या आई वी स्तंभ है और आई वी स्तंभ में जे वी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को के से गुणा करके जोड़ सकता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखें हम, माना कुछ सारणी दिया हुआ है हमें 1 5 3 6 2 7 और 5 -8 और 3। अब देखो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं ये ऑपरेशन कर सकता हूँ इसमें मुझे R1 को चेंज करना है तो R1 को मैं चेंज कर सकता हूँ प्लस 2R2 कर, तो क्या हो जाएगा 2R2 करके चेंज कर सकता हूँ। कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 और 1 13 हो जाएगा और 2 2 जा 4 और 5 9 हो जाएगा, 7 2 जा 14 और 3 और 3 17 हो जाएगा। अब ये बाकी है मिल जाएगा 6 2 और 7 और -5 और 8 और 3। ये हो गया R1 को हमने 2R2 ये बात इस नियम में समझाया। तो वो C1 से भी कर सकते हैं, माइनस से भी कर सकते हैं, इसमें हम माइनस से भी कर सकते हैं। R1 को चेंज कर सकता हूं मैं 2R2, R1 में से 2R2 घटाकर या R2 को चेंज कर सकता हूं मैं 2R1 घटाकर। देखो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो कितना जाएगा ये, इसके बाद है ये या हम इसके लिए मान लेते हैं, इसके लिए तो ये आ गया। अब इसके लिए इसमें हम ये ऑपरेशन भी लगा सकते थे। तो देखो 6 में से मुझे क्या करना, 2 की गुणा करनी है तो 6 में से तो R1 तो एज रहेगा 1 5 और 3 और देखो ये क्या चेंज, ये R2 है, ये चेंज हो जाएगा हमारा R2। इसमें 2 की गुणा करें 2 1 2, 6 में से 2 घटाएं तो 4, कितना हो जाएगा 10 घटाएं 2 में से तो -8 और 6 घटाएं 7 में से तो 1 और बाकी रहेगा -5 8 और 3। देखो ये ऑपरेशन हो गया इसमें। देखो इसमें मैं R1 का नियम और C2 का नियम साथ साथ लगा सकते हैं। हम देखो R1 का यूज कर दिया, अब इसके बाद हम C1 भी यूज कर सकते हैं। परंतु व्युत्क्रम आवृत्ति प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा जो हम ज्ञात करते थे, जो हमने इसे लास्ट वीडियो में पढ़ा था, या तो उसमें हम स्तंभों के सहायता से ही पूरे प्रारंभिक रूपांतरण को करते हैं, या हम पंक्तियों को लेकर ही प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करते हैं, या स्तंभों को लेकर हम प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करते हैं। स्तंभ लेंगे तो पंक्ति नहीं लेंगे, पंक्ति लेंगे तो स्तंभ नहीं लेंगे। देखो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है कि इसमें हम R1 लगा दिया, R2 को चेंज कर दिया। अब मैं C2 को भी चेंज कर सकता हूँ, फिर मैं C3 को चेंज कर सकता हूँ, उसके बाद मैं R1 को या फिर R2 को या R3 को भी चेंज कर सकता हूँ। कहने का मतलब है इसमें जो रूपांतरण है, ये जो हमारे रूल है, जो सारणिकों के जो गुण है, ये सारणिकों के गुण पंक्तियों में भी लगा सकते हैं और अगले स्टेप में स्तंभ में भी लगा सकते हैं। ये नहीं कि हमें स्तंभों को सिलेक्ट करना है या फिर पंक्तियों को सिलेक्ट करना, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। अब इसमें मैं C2 का भी नियम प्रयोग अप्लाई कर सकता हूँ। देखो कैसे, मैं C2 को चेंज कर सकता हूँ। मुझे मानो ये 0 बनाना है तो इस C2 को मैं बदल सकता हूँ, क्या घटाकर, C2 में से 5 C1 घटाकर। देखो कैसे, इसको तो एज रहेंगे 1 4, जो चेंज किसको करना, C2 को करना -5। अब देखो C2 को करना है, इसमें 5 की गुणा करें, 5 में से 5 गया तो 0 और -8 में से क्या करना है 520 और इसको घटाना तो -28 हो जाएंगे। अब इस 8 में से मुझे घटाना है तो माइनस होने के कारण ये प्लस हो जाएगा और किसी गुणा करनी है 5 की तो 25 + 25 और +8, 25 और 8 कितना हो जाएगा 33 और ये एज रहेगा 3 1 और 3। हम 2 पंक्तियों को 2 स्तंभों को भी साथ साथ ऑपरेट कर सकते हैं, साथ साथ उनका प्रारंभ संक्रियाओं का या गुणों का, हम आवयवों के गुणों का प्रयोग 2 स्तंभों में या 2 पंक्तियों में साथ साथ चेंज कर सकते हैं, इनका प्रयोग करके। मतलब प्रॉपर्टीज का यूज करके, डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज करके हम 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को एक साथ चेंज
कर सकते हैं। 3 पंक्तियों 3 स्तंभों को हम एक साथ चेंज नहीं कर सकते। देखो बड़ा ध्यान देने का नियम है, वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये नियम आपकी समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद देखते हैं अगला नियम। गुण 7, यदि किसी सारणी की पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। देखें हम, जैसे कि ये हमारा A1 है, ये A2 मान लिया, ये A3, ये 0, ये 0, ये 0, इसको मान लिया हमने C1, ये C2, ये C3। सारणी का मान कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। जैसे कि और एग्जाम्पल के लिए हम इसको मान लिया ABC, इसको मान लिया DEF, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, इसका भी मान 0 होगा। या ऐसे मान लिया हमने 0 0 0 ABCDEF, ये भी क्या होगा? 0 होगा। यदि किसी सारणी के किसी स्तंभ में किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव शून्य है तो उस सारणी का मान जो होता है वो शून्य हो जाता है। तो देखो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ध्यान से देखना है। जितने भी त्रिगुण हैं हमने 7 गुण बताए हैं, इसकी 7 प्रॉपर्टीज हमने समझाई है। इन प्रॉपर्टीज को कई बार वीडियो देखना है। 2 से 3 बार वीडियो देखकर आपको ये गुण याद हो जाएंगे। इन गुणों का प्रयोग आप सारणिकों के जो प्रश्नों को सिद्ध करने में आप बड़ी भली भांति कर सकते हैं। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में, कम से कम लगभग 6 हिंदी मीडियम में, यूपी बोर्ड में तो लगभग 6 नंबर का आता है। और जो हमारा CBSE है उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स बड़ी मेहनत से आपको पढ़ना है। यदि आप घर पर ही रह रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, उसको देखते हुए आपको घर पे सुरक्षित रहना है और बाहर नहीं निकलना, और अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाई के प्रति मेहनत करनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।